वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं आगे इसका पार्ट 4, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व व CSR, ठीक है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कर्मचारियों के प्रति क्या क्या दायित्व होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक संस्था के, जो कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप भी कह सकते हैं और इसका स्कोप भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, टू पे फेयर वेजेस और सैलरी। अब आपकी कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, आप भी जानते हो कि वो एक तरह से क्या आपकी बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, जो आपके साथ में बराबर खड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ में आपकी कंपनी जुड़ी है और आप जुड़े हुए हैं। तो ये जो वो जो कर्मचारी वो रोबोट नहीं है, बल्कि क्या है, इंसान है, एक संवेदनशील प्राणी है, ठीक है, इमोशनल क्रिएचर है वो। तो उनके साथ में भी मानवीय तत्वों को रखना जरूरी है। जिस प्रकार से आप एक मानव हैं, उसी प्रकार से वह भी एक मानव है, भले ही वह एक वर्कर यानी कर्मचारी के रूप में मानव है, पर वो आपकी संस्था के अंदर भी एक महत्वपूर्ण जगह या भाग रखते हैं, ठीक है। तो अब इनका प्रबंधक का यानी एक जो मैनेजर है या एक जो संस्था है उसका इनके प्रति क्या दायित्व हो सकता है, उसमें हम देखिए सबसे पहले टू पे फेयर वेजेस एंड सैलरी। इट मीन्स उनको एक तरह से उचित वेतन का आप क्या करें, भुगतान करें। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों को कम वेतन दे रहे हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं। नो, आप अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दें और अच्छा वेतन दें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू इम्प्लीमेंट इंसेंटिव वेजेस प्लान। इट मीन्स जो प्रेरणात्मक मजदूरी जो योजना है वो आप लागू करें। अब प्रेरणात्मक मजदूरी योग्यता क्या हुआ, यानी कि एक एग्जाम्पल, कोई लेबर है, कोई वर्कर है, ठीक है, उसने यदि 8 घंटे की तो मिनिमम ड्यूटी मान नहीं लेते हम लोग, पर यदि वो 10 घंटे की कर रहा है तो उसको अतिरिक्त 2 आवर की भी वेजेस देना चाहिए। अब ये आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो आप दे सकते हैं पर आवर, और ये आप ये दे सकते हैं पर यूनिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 घंटे में यदि एक तो हो गया 8 घंटे काम करता है तो उसको जो उसका सैलरी वो मिलेगा, लेकिन यदि वो 10 घंटे काम करता है तो उसने अतिरिक्त कितने घंटे काम किया, 2 घंटे, तो उसे पर 2 आवर यानी पर आवर के अकॉर्डिंग उसे आप यानी उसने 2 घंटे काम किया तो उसको अतिरिक्त वेतन मिलेगा 2 घंटों का। ये तो हो गया अलग। इसके अलावा एक और क्या है, यूनिट के अकॉर्डिंग, कि यदि वो 8 घंटे के अंदर मान लीजिए यदि 100 यूनिट करता है और उसने 2 घंटे के अंदर मान लीजिए 200 और यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया 2 घंटे में, तो अब उसे जो 8 घंटे की सैलरी थी तो उसे पर यूनिट के यहाँ पे जो उसने एक्स्ट्रा 200 यूनिट किया, उस 200 यूनिट के अकॉर्डिंग भी उसको पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो पर यूनिट दें या पर 100 यूनिट दें, ये डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इंसेंटिव वेजेस, इसमें यानी जो कर्मचारी है उनको इंसेंटिव वेजेस के भी आपको देने चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हेल्थ वर्किंग कंडीशंस, टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशन और टू प्रोवाइड हेल्थ वर्किंग कंडीशन एक ही बात है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं आप उन्हें क्या दें, उनको कार्य की सुरक्षा दें, यानी आपकी कंपनी के अंदर जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करते हुए भी मशीनों के अंदर जो है ना सेफ और सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उन्हें एक अच्छी हेल्थ वर्किंग कंडीशन वाली परिस्थितियां भी दी जाए। इट मीन्स कि वहाँ पे सफोकेशन नहीं हो, वहाँ पे फैन हो, लाइट्स हो, ठीक है, प्रॉपर जो है तो विंडोज़ हो, गेट हो, जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट जो भी चीज़ आप कर सकते हैं वो कर्मचारियों को प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो अच्छी कंडीशंस के अंदर काम करें और वो अच्छे आपको परिणाम भी उसके मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी, इट मीन्स सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा से क्या मतलब हुआ कि जो कर्मचारी हैं आप उन्हें ग्रेच्युटी दें, यानी उनके रिटायरमेंट पे आप उन्हें एकमुश्त भुगतान दें, आप प्रोविडेंट फंड चलाएं, आप उनका इंश्योरेंस करें, ठीक है। अब उनके जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस से क्या होने वाला है, उनको फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से निश्चिंत होकर काम करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया था कि उस एक व्यक्ति का इंश्योरेंस हो जाने के बाद में जो है क्या होगा, वो निश्चिंत होकर काम करता है, जिससे कि उसका परिवार भी सुरक्षित महसूस करता है, वो खुद भी अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी जो भी श्रम कल्याण से संबंधित जो कार्य हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उन्हें करने
चाहिए। अब उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है, उनमें आप और जो भी श्रम कल्याण लेबर वेलफेयर वाले जो काम होते हैं वो आप करें। इसके बारे मीनिंगफुल वर्क, ठीक है, मीनिंगफुल वर्क का मतलब क्या हुआ कि उन व्यक्तियों को वही काम दें जो वो काम कर सकें, यानी जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष हो उसे आप वही काम सौंपें। मीनिंगफुल वर्क यानी ऐसा नहीं कि आप जो है सीए को आपने एक तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया है, ठीक है, जबकि वो सीए है, वो काम अच्छा कर, आपकी कंपनी के जो लेखी जो कि उनका काम कर सकता है, पर आपने उनको ऑपरेटर, या मान लीजिए कोई मजदूर है वो पढ़ा लिखा है और आपने उसको चौकीदार बना रखा है, ठीक है, तो ऐसे काम ना करें। जो लेबर है, जो आपके वर्कर हैं, वो जो जिस काम में दक्ष हो या उनके पास में जिस तरह की योग्यता हो, आप उनको उसी के अकॉर्डिंग काम अलॉट करें, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण भी, उनके ट्रेनिंग और उनके प्रशिक्षण और उनका विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर बार टेक्नोलॉजी के साथ में परिवर्तन होता रहता है कंपनी से प्रोडक्ट में भी और प्रोडक्शन में भी, तो मशीनों में भी। तो जो कर्मचारी हैं उनको कंटिन्यूटी समय के साथ या समय की मांग के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि वो कर्मचारी स्वयं का विकास भी करें और उस विकास के साथ में आपकी कंपनी का विकास भी जुड़ा होता है और वह भी विकासशील बने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फेयर चांसेस ऑफ प्रमोशंस, यानी जो पदोन्नति जो होती है, जो कंपनी के अंदर जो प्रमोशंस हो रहे हैं वो फेयर तरीके से होना चाहिए, एक अच्छे उचित ढंग से होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अप्रोचेस से प्रमोशंस नहीं होने चाहिए, जिसको जितना एक्सपीरियंस, जिसको जितना कहा गया कि दक्षता, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या है आपके एक तरह से कर्तव्य की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद है शेयर बोनस एंड प्रॉफिट, यानी कि जो भी आप कर्मचारियों को जो प्रबंध में जो भी आपके जो शेयर बोनस मिल रहा है या प्रॉफिट हुआ है वह आप किसके साथ शेयर करें, अपने कर्मचारियों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी, उनको भी लगता है कि हमारी मेहनत का जो फल है वो हमें मिला, क्योंकि मेहनत तो कौन कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, ठीक है। लाभ देने का जो मुख्य भागीदार कौन हुआ, कर्मचारी हुआ, तो उनसे प्रॉफिट और उनसे बोनस शेयर करना भी उनका अधिकार है एक तरह से, और आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें वह चीज़ प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप उनके अंदर उनको नए नए जो हैं अवसर प्रदान करें, आप उनको नए नए जो हैं कह सकते हैं ट्रेन करें, ताकि वो कुछ और काम भी कर सकें, कुछ और में भी दक्षता हासिल कर सकें। और फिर है लास्ट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो मुख्य उनको लगता है, जब कर्मचारी को ये लगता है कि वह कंपनी का महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण अंग है, उससे किसी प्रकार की राय ली जाती है, उससे किसी प्रकार का सजेशंस मांगा जाता है, तो वह कंपनी के अंदर और डेडिकेट होकर काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके द्वारा दिए गए विचार शायद कंपनी को और आगे तक ले जा सकते हैं, या वो व्यक्ति या वो कर्मचारी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा अपने आप को समझने लगता है, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी कर्मचारियों को एक तरह से मनोबल उनका बढ़ाता है और उनको इच्छा शक्ति को भी दृढ़ करता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे कर्मचारियों के प्रति। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड कंज्यूमर्स, इट मीन ग्राहकों के प्रति दायित्व, ठीक है। अब तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, इट मीन्स अब आपकी कंपनी है, हम संगठन दायित्वों की बात कर रहे हैं, तो आपका दायित्व किसके प्रति है, ग्राहकों के प्रति भी आपका कोई दायित्व है, ठीक है। तो ग्राहकों के प्रति क्या दायित्व है, सबसे पहला जो दायित्व है वो है स्टडी अबाउट नीड्स वांट्स, ठीक है, टेस्ट एंड लाइकिंग्स, इट मीन्स ग्राहकों की रुचियों और आवश्यकताओं को मालूम करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो सीधा ग्राहकों को दें, नो, आप पहले ग्राहकों की जो इच्छा है, उनकी जो वांट्स है, उनकी जो डिज़ायर है वो आप मालूम कीजिए, उनकी जो लाइकिंग है, जो उनका टेस्ट है, उनका जो कलर के प्रति जो डिमांड है वो आप सोचें, उसके बारे में रिसर्च करें और पश्चात आप उस प्रोडक्ट को उनको प्रोवाइड करवाएं, आप उनके ऊपर प्रोडक्ट को थोपे नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपका मुख्य दायित्व के रूप में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी आप जो हैं वो जो उनको जब आप उचित मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाएं, जो आप वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हैं वो उचित क्वालिटी की भी हो और उचित क्वांटिटी में भी होने चाहिए, उसमें जालसाजी चोरबाजारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, ये इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट एक तरह से क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, यानी प्रमापित होना चाहिए। घटिया किस्म की वस्तुएं आप जो है ग्राहकों को ना दें, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है घटियापन या मिलावट ना लेकर आए। जो लॉयल और जो एक अच्छा प्रोडक्ट हो वही आप ग्राहकों को प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएं। और फिर इसके बाद है आपका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स जो भी आप वितरण करते हैं, यानी जो है आप माल की कालाबाजारी ना करें, चोर बाजारी ना करें। आप जैसे डिमांड होती है आप तुरंत उसकी सप्लाई करने की जो है प्रयास करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डिमांड को बढ़ने दें ताकि आप जो है प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा के फिर आप उसको सप्लाई करें, ठीक है। इसके अलावा जो और इसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ कि टू रिफ्रेन फ्रॉम in profiteering, hoardings, creating artificial scarcity of products. It means कि आप जो भी आपके जो झूठे और अनैतिक विज्ञापन और भ्रामक प्रचार न करें, यानी आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है झूठा, मिलावट, भ्रमित करने वाला है ना, वो इस प्रकार के विज्ञापन आप ना करें और ना ऐसे कोई प्रोडक्ट आप बनाएं। इसके अलावा नेक्स्ट है टू प्रोवाइड, प्रमोट एंड क्विक सर्विस ऑफ कंज्यूमर। इट मीन्स कि जो ग्राहक हैं उनको आप तुरंत जो है प्रोडक्ट की उपलब्धता करवाएं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू हैंडल कंज्यूमर ग्रीवेंस प्रमोटली। इट मीन्स जो आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, आप उनको जो है जिस प्रकार का जो कस्टमर है आप उसे उसी रूप में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। यानी आपके प्रोडक्ट में यदि कैटेगरी है तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को वही उचित वस्तुएं आप प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। इसके अलावा सेल्स आफ्टर सर्विस, यानी कि विक्रय उपरांत सेवाएं। आप एक बार माल बेच देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप निश्चिंत हो गए, आप बाकायदा उस माल के बार बार जो है कस्टमर से रिव्यूज़ लेते रहें और उसके बाद जो सेल्स सर्विस होती है, आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो आप उनको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। जो आपके कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप यानी उनकी जो शिकायतें हैं आप उन्हें दूर करने का भी प्रयास करें। ये भी आपकी एक तरह से क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आचार संहिताओं का यानी कोड ऑफ कंडक्ट, वापस वही वाली बात आ गई। अब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, क्या फॉर द आपका कस्टमर कि आप उन्हें गलत माल ना दें, आप उन्हें उचित मूल्य लगाएं, आप माल में मिलावट ना करें, उचित वजन रखें, उचित कलर दें, ठीक है। पैकेजिंग आप अच्छी करें, ये क्या है कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आप इन सब का भी पालन करें। इसके अलावा जो भी आप बाजार के अंदर जो उपभोक्ता और वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कि रिसर्च टुवर्ड्स द यूटिलिटी ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा आप जो हैं कभी भी माल के अंदर जो कंज्यूमर है उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, आप उन्हें और अधिक ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। तो और भी इसके 2-4 और हैं, वो आप लोग बुक्स के अंदर रीड करिएगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स जो हैं या जो आपको समझाने लायक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है टुवर्ड्स सप्लायर्स, यानी आपूर्तिकर्ताओं के प्रति। अब माल की आप क्या कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं। सप्लायर्स जो हैं आपके, उनके प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। फर्स्ट है टू प्रोवाइड फेयर प्राइस फॉर द गुड्स ऑफ ट्रेड, है ना। इट मीन्स कि आपूर्तिकर्ताओं को उनका उचित मूल्य, उनका माल का उचित मूल्य प्रदान करना चाहिए, ठीक है। फेयर कंडीशंस ऑफ परचेज, इट मीन्स क्रय की उचित शर्तें रखनी चाहिए। क्रय जब आप माल कर रहे हैं तो आप पहले से उसकी उचित शर्तें रखें। टाइमली पेमेंट टू क्रेडिटर, जो भी आप जिनसे आपने माल खरीदा है तो वो क्या हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, लेनदार हो गए, वो अब आप किसके, है ना, आप देनदार हैं। तो अब जो है उनको आप जो पैसा चुकाएंगे तो किस पे चुकाएं, टाइमली चुकाएं, ठीक है। समय पे पूर्व भुगतान या समय पर भुगतान करें। और प्रोवाइड नेसेसरी मार्केट इंफॉर्मेशन, और बाज़ार के अंदर जो आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो उन्हें जरूर बताएं कि बाज़ार के अंदर किस प्रकार की सूचनाएं, माल के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, माल के अंदर क्या खराबी आ रही है, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी सूचना है तो आप उनसे जरूर शेयर करें, किसे, आपूर्तिकर्ताओं से। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है टुवर्ड्स अदर बिजनेस। अब जो अन्य जो बिजनेस है उसके प्रति आपके क्या क्या दायित्व हैं देखते हैं। टू मेंटेन हेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है, टू मेंटेन हेल्दी कॉम्पिटिशन। अब इसका क्या मतलब हुआ
कि जो बिजनेसमैन अदर जो बिजनेस हैं आप उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, यानी वही वाली बात कि आप बाकायदा किसी भी जो आपका जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर जो व्यक्ति हैं, आप उनके साथ में किसी प्रकार का अनफेयर वाला जो है रोल ना अपनाएं। ठीक है, आप अच्छे रोल अपनाएं, आप साथ जैसे आइडियल रोल अपनाएं। ठीक है, किसी भी प्रकार का अदर बिजनेस को ना नीचे दिखाएं ना उसे झूठा बताएं। आपका जो प्रोडक्ट बेस्ट आप अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। नॉट क्रिटिसाइज अदर, आप किसी भी प्रकार का किसी दूसरे की निंदा या आलोचना ना करें, यानी आप किसी अपने प्रोडक्ट को लेके अन्य जो प्रोडक्ट आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसके को आप उसकी क्रिटिसाइज ना करें, आप उसकी आलोचना ना करें, है ना। आप उससे कम ना, मतलब ठीक है कम वाली बात हो सकती है, लेकिन आप किसी प्रकार से उसकी आलोचना ना करें। आप अपने प्रोडक्ट को हो सके तो आप उससे बेस्ट बताइए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है टू रिफ्रेन फ्रॉम मोनोपोली एंड अनफेयर ट्रेड, है ना। इट मीन्स कि जो आपूर्ति पर एकाधिकार न जमाना, जो भी आपकी आपूर्ति है उसके ऊपर आप मोनोपोली ना अपनाएं। और लास्ट है नॉट टू यूज़ ट्रेडमार्क्स और ब्रांड और एक्सेट्रा, इट मीन्स कि दूसरे व्यवसायों के ब्रांड और ट्रेडमार्क आदि का आप उपयोग ना करें। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ में उनका प्रोडक्ट या ब्रांड या गेमार्क का यूज़, ट्रेडमार्क का यूज़ करें, आप अपने प्रोडक्ट का यूज़ करें। और इसमें वही वाली बात है कि कुल मिला के चोरी, बदमाशी, कालाबाजारी, कपट, आप ना धोखे या आप इस तरह की चीज़ें ना करें। तो ये मैंने आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता दिए हैं। आप बुक्स के अंदर एक बार इन्हीं पॉइंट्स को वापस पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्स के अंदर कई बार कर्मचारियों वाला आ चुका है और आपका ग्राहकों वाला, ये दो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी इनमें से तो आ सकता है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप वापस एक बार घर के अंदर अपनी बुक्स में पढ़ें और मेरे जो लेक्चर है उनके सुने, ताकि आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो अगले जो 4 हैं जो लास्ट हैं उनके ऊपर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।